आफ्टरनून एवरीवन। तो आज आप सभी का स्वागत है सीबीएसई के द्वारा आयोजित इन हाउस ट्रेनिंग। और आज के हमारे रिसोर्स पर्सन है श्री नारायण पांडे। वो आएंगे और आज का टॉपिक लेंगे कम्युनिकेटिंग एंड कनेक्टिंग विद पेरेंट्स। तो आप सभी स्वागत करें, मिस्टर नारायण पांडे आएंगे आगे करें। Good morning all of you. Good afternoon all of you. Respected principal sir, teachers and my dear friends. Today I am discuss connecting and communicating with parents. अर्थात संप्रेषण के माध्यम से अभिभावक को जोड़ना। संप्रेषण का सामान्य अर्थ होता है सूचना या संदेश। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए संप्रेषण पर उसे निर्भर रहना पड़ता है। अर्थात अपनी बातों को जो आदान प्रदान करता है वो भाषा को संप्रेषण कहा जाता है। और अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए उसे संप्रेषण पर जो है निर्भर रहना पड़ता है। दूसरे शब्दों में संप्रेषण मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है और उसके सामाजिक जीवन का आधार भी है। सामाजिक व्यवहार के लिए मनुष्य को एक दूसरे से संवाद स्थापित करना पड़ता है। इसलिए संप्रेषण के द्वारा ही मानव समाज की संचालन प्रक्रिया संभव बनती है। संप्रेषण मनुष्यों तक ही नहीं सीमित है बल्कि ये पशु पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं में भी इसका माध्यम होता है। उसी प्रकार मनुष्य भी जो है इशारों और ध्वनियों के माध्यम से संप्रेषण करना प्रारंभ करता है। संप्रेषण का मुख्यतः दो माध्यम हैं, लिखित और मौखिक। आज संप्रेषण का महत्व हमारे जीवन के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं शिक्षा के क्षेत्रों में बढ़ गया है। जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से, मल्टीमीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और भी अन्य तार्क मुख्य उपयोग से हम संप्रेषण करते हैं। संप्रेषण का महत्व हमारे जीवन के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं शिक्षा क्षेत्र में बढ़ गया है आज के दिन में। अब है संप्रेषण के माध्यम से अभिभावक के साथ जुड़ना। हर अभिभावक चाहता है कि उसके बच्चे सफल हो, अच्छे इंसान बने और शिक्षित होकर के अपने पैरों पर खड़े होकर अर्थात कमाना सीखे, बड़े बुजुर्ग को सम्मान दे। यह तभी सफल हो सकता है जब हम एक अच्छे संप्रेषक बनेंगे, तभी हम अभिभावक तथा बच्चे को सही दिशा निर्देश कर सकते हैं। विद्यालय में सभी कार्यों को संचालित करने के लिए एक नेता होना आवश्यक, बहुत ही आवश्यक है। जिम्मेवार नेता होना आवश्यक है, जिनके अंदर जिम्मेवारी हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, ईमानदार हो और वो अच्छे से अपने कार्य को कर सके। कभी कभी यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं और हर वह काम जो आप करते हैं उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आपके विद्यालय के छात्रों और स्टाफ के साथ व्यापक समुदाय पर असर पड़ता है। जो विद्यालय नेता अलग अलग हितधारकों के साथ संबंध बनाने के महत्व को पहचानते हैं
उन्हें कई मायनों में लाभ होते हैं। अन्य विद्यालयों और संगठनों के साथ सहयोग के अनेक लाभों का को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 में रेखांकित किया गया है, जो कि विद्यालय की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रयासों का अविभाज्य अंग है। समावेशी और गतिविधि पर वो आधारित है। सहभागितापूर्ण सीखने को बढ़ावा देने के लिए सामग्री और मानव संसाधनों की व्यापक श्रृंखला तक पहुंच बनाने के लिए आपसी सहयोग करने पर सबसे अच्छे तरीकों में से एक के तौर पर बल दिया जाता है। इसलिए प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में नेताओं को व्यापक समुदाय के साथ मजबूत सहभागी संबंध बनाने के तरीकों के संसाधन होना चाहिए। अब है अभिभावक के साथ जुड़ने के लिए हमें किन किन तत्वों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो ये सूचना, हम जब अभिभावक संपर्क करते हैं तो अभिभावक संपर्क करने से पहले हम व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से अथवा बच्चों के माध्यम से अभिभावक तक संदेश पहुंचाएंगे कि अमुक दिन हमारे विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक है, और उस बैठक के जो है कुछ बिंदु हम निर्धारित करेंगे, हमें किन किन मुद्दों पर बातचीत करनी है बैठक से पूर्व तैयारी। फिर एक हम बैठक पंजी बनाएंगे, अभिभावक बैठक पंजी बनाएंगे, उसमें विभिन्न बिंदुओं को दर्शाएंगे, जैसा कि जिसमें छात्रों का नाम, अभिभावकों का नाम, उनके साथ संबंध, उनका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, इस प्रकार से हम बनाएंगे। और एक कॉलम बनाएंगे जिसमें अभिभावक का सजेशन होना चाहिए, सुझाव होना चाहिए कि क्या और होना चाहिए। इसके बाद अभिभावक को विद्यालय आने के बाद हम अपने विद्यालय की विशेषताओं को दिखाएंगे, जगह जगह घुमाएंगे, उनको दिखाएंगे कि हमारे विद्यालय में एक सुंदर सा लाइब्रेरी है, प्रयोगशाला है, सभी विषयों की प्रयोगशाला है, और यहाँ जो है सभी शिक्षक जो हैं सभी की योग्यता और सभी के विषय में बतलाएंगे और अपने विद्यालय की विशेषताओं को इस प्रकार से अभिभावकों को दिखाएंगे। तथा एक अभिभावक बैठक की कम से कम एक वर्ष में अभिभावक बैठक 4 बार होनी चाहिए। जब पीरियोडिक टेस्ट होता है तो उसके अंतिम में हम उसकी कॉपियां लेकर के और उसके परीक्षा परिणाम से संबंधित बातें पर विचार करेंगे। उसके बाद में उसके क्लास वर्क, होमवर्क, अटेंडेंस, किस प्रकार से क्लास में किस प्रकार का उसका बिहेवियर है, ये सभी हम बताएंगे अभिभावक को। और इस प्रकार करने से अभिभावक विद्यालय से जुड़े हुए रहेंगे, कनेक्टिंग रहेंगे, पेरेंट्स का कनेक्टिंग होगा, जुड़ा होगा उससे, और समय समय पर बच्चे को सप्ताह 2 सप्ताह में जाकर के घर पर भी उसको देखना कि वो क्लास वर्क करता है कि नहीं, होमवर्क करता है कि नहीं, उसका पढ़ने का क्या है समय है। इसके बाद में विद्यालय में कुछ वैसे छात्रों को भी सूची बनाना चाहिए जो कि अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। उससे क्या होता है, विद्यालय का छवि बनता है और अभिभावक संपर्क में, अभिभावक गोष्ठी में, अभिभावक के साथ जुड़ने में वो एक आसानी तरीका है। इसके बाद में समय समय पर प्रधानाचार्य के द्वारा भी छात्रों को देख रेख करना चाहिए, उनके अध्ययन अध्यापन से
में अभिरुचि लेना चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण है जो अभिलेख पंजी होना चाहिए विद्यालय में, अभिलेख पंजी। उस अभिलेख में कमजोर बच्चे के विषय में कुछ बताना, कुछ लिखना, जो तेज बच्चे हैं उनको और अधिक इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए उसके विषय में अभिभावक के साथ संपर्क कर सकते हैं। तो ये सभी जो होता है वो संप्रेषण के माध्यम से ही होता है। संप्रेषण शब्द दो शब्दों से बना है, अंग्रेजी के दो शब्दों से बना है, अंग्रेजी के दो शब्दों, लैटिन शब्द के दो शब्दों से बना है, कम्युनिस्ट और केशन, अर्थात जानना या समझना। कम्युनिस्ट का अर्थ होता है जानना या समझना, और कनेक्टिंग का अर्थ होता है जोड़ना। पहले जानिए, समझिए, तब उसको जोड़िए। इस प्रकार से कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स आज हमारा टॉपिक था। धन्यवाद। समझ हो गया है? और भी बातें आते हैं कि हम अभिभावक संपर्क में से पहले और क्या क्या योजना बनाएं। जैसे हम अपने अभिभावक को सूचना देने से पहले, अभिभावक को बुलाने से पहले अपने विद्यालय की व्यवस्था को देख लें, हमारा विद्यालय की व्यवस्था सुदृढ़ है या नहीं, कहीं कुछ कमी तो नहीं है। विद्यालय में साफ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस क्लास में हम अभिभावक गोष्ठी करने वाले हैं उसमें बिंदु का विवरण होना चाहिए श्याम पट पर, और उसके लिए पूर्व योजना होनी चाहिए क्या क्या हम करेंगे। तो विषय में है, जैसे मैंने बताया, बैठक की तैयारी उसके अंतर्गत भी आ गए, और शिक्षक अभिभावक के साथ संबंध किस प्रकार बन सकता है। जब हम बच्चे की देखरेख विधिवत करेंगे, जब हम बच्चे की देखरेख विधिवत करेंगे और समय समय पर उसका मूल्यांकन करेंगे, कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे, विषय वस्तु का मूल्यांकन करेंगे, और कक्षा का भी एक माहौल होता है। प्रत्येक बच्चे जाकर के अपने घर में बताते हैं कि भाई इस विषय के आचार्य जो है इस प्रकार से पढ़ाएं। तो उसका भी एक महत्वपूर्ण जो है अभिभावक कनेक्टिंग में जो है आता है, अभिभावक को जोड़ने में। अगर कोई बच्चे कमजोर हैं तो हम उनके विषयाचार्यों के साथ, जो जिस विषय हम कक्षाचार्य हैं, तो जिस विषय के आचार्य हैं उनके साथ बैठ करके और वार्तालाप करेंगे कि भाई किस प्रकार जो है हमारे क्लास में कौन से बच्चे किस विषय में कमजोर हैं, और उनको उस विषय में ठीक करने का कोशिश सभी मिलकर करेंगे। ये तभी हो सकता है जब हम लोग आपस में उस विषय पर डिस्कस करेंगे तब। अर्थात कहा गया है संप्रेषण मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है और उसके सामाजिक जीवन का भी आधार है। सामाजिक व्यवहार के लिए मनुष्य एक दूसरे पर संवाद स्थापित करता है, इसलिए संप्रेषण द्वारा ही मानव समाज की संचालन प्रक्रिया संभव बनती है। तो संप्रेषण का बहुत सारा तरीका है जो आपको मैंने बताया ही पहले ही। अब कुछ अभिभावक जो होते हैं अपने विचार से होते हैं जो क्रूर होते हैं, और कुछ बच्चे जो क्रूर होते हैं। उन बच्चों के साथ हम किस प्रकार से बिहेव करेंगे, उनको यदि अधिक पीटेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम अपने विषय वस्तु को जितना संभव हो सके हम उसका प्रतिपादन करेंगे। उसके बाद में उन बच्चे के लिए सभी बच्चे को मूल्यांकन करेंगे, उसमें से
जिस बच्चे का अंक कक्षा में बार बार एग्जाम देने के बाद में कम आता है, उन बच्चे को हम अलग से जो है अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करेंगे, जिससे एक अच्छे परीक्षा परिणाम का माहौल बनेगा और वो भी हमारे विद्यालय का जो है पॉजिटिव बातें जो है अभिभावक के पास जाएंगे और वो भी हमारा विद्यालय उससे उत्थान की ओर जाएगा। अभिभावक संपर्क के समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? शिक्षक को नम्र होना चाहिए और अपने विचार व्यवहार के माध्यम से उन अभिभावक तक जो है उन अभिभावक के अंतःकरण तक पहुंचना चाहिए और उनके मनोस्थिति को जानना बहुत जरूरी है। कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बच्चे पर या अभिभावक पर पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। तो एक बच्चे की मनोस्थिति को ठीक करने के लिए हमें उसके पर्यावरण की ओर हमें उसे उसके परिवेश की ओर जो है नजर रखना पड़ेगा। आसपास के परिवेश उसका कैसा है और उस पर ध्यान देना होगा। अगर उस समाज में व्यक्ति कुछ बुरे लत वाले हैं तो ये स्वाभाविक है कि बच्चे भी उसका गुण कुछ न कुछ ले लेंगे और वो बच्चे के जीवन को काफी प्रभावित करेगा। दूसरी है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता भी जो है बच्चे के स्वभाव को प्रभावित करता है। कुछ बच्चे स्वभाव से नम्र होते हैं, पढ़ने में योग्य होते हैं और कुछ बच्चे पढ़ने में बिल्कुल कमजोर होते हैं। तो उसका मुख्य कारण है आनुवांशिकता। अब आनुवांशिकता का प्रभाव, जैसे कुछ बच्चे जन्म लेते ही कुछ समय के बाद स्पष्ट शब्दों को बोलना शुरू कर देते हैं और कुछ बच्चे जो है देर से बोलते हैं, कुछ बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं और कुछ बच्चे देर से चलना शुरू करते हैं। तो कहीं न कहीं उसके वंशज में उस प्रकार के जो है माहौल रहा है, तभी वो जो है उस प्रकार कर रहे हैं। तो इसका भी पता लगाना एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जब सभी बातों को हम पता लगा लेते हैं तभी एक हम सफल जो है शिक्षक कहलाते हैं और सफल अभिभावक संप्रेषण का माध्यम कर सकते हैं। प्राचीन काल में पशु पंछी भी जो है व्यक्तियों की तरह बोलते थे और वो संप्रेषण करते थे। वो भी अपनी भाषा में जो है अपने आवश्यकता अनुसार जो है संप्रेषण करते हैं और उसी प्रकार मनुष्य भी जो है इशारों और ध्वनियों के माध्यम से संप्रेषण करना चाहता है। इस प्रकार से हर व्यक्ति अपने विचारों को जिस बोली में आदान प्रदान करते हैं उसे हम दूसरे शब्दों में संप्रेषण कर सकते हैं। अभिभावक और बच्चे
जो होते हैं वह केंद्र बिंदु होते हैं, और उन्हीं को प्रमाण रख करके और हम लोग विद्यालय में सारे कार्य को करते हैं। और एक बच्चे को अच्छे बनाने में एक अभिभावक का बहुत बड़ा योगदान होता है। अभिभावक जिस प्रकार के होंगे बच्चे भी उस प्रकार के बनेंगे। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा ये नहीं पहचानता है कि कौन क्या है, बच्चा ये नहीं पहचानता है कि कौन क्या है। उसको पहचान करवाने के लिए जो है सबसे पहले उसकी माँ बताती है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है माँ का। पिता से भी ज्यादा योगदान होता है माँ का। माँ बताती है कि देखो बेटा, ये जो है पापा है, ये भाई है, ये बहन है, वही बताते हैं। और इनके साथ ये व्यवहार करना चाहिए। छोटा बच्चा कुछ नहीं जानते, अब वो बालक है, वो किसी को नहीं पहचानते हैं, अब किसी को भी वो कुछ कर देते हैं, लेकिन उनको नैतिक शिक्षा का संस्कार जो है वो माँ देती है बचपन में, और माँ ही सिखाती है उसको चलने के लिए, पढ़ने के लिए। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा प्रत्येक घर विश्वविद्यालय है तथा माता पिता शिक्षक। आगे जब चलते हैं तो बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो पिता के संपर्क में आता है। तो कितने अभिभावक पढ़े लिखे हुए होते हैं और कितने पढ़े लिखे हुए नहीं होते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे हुए नहीं भी हैं, लेकिन अगर वो बुद्धिमान है, व्यवहारिक व्यक्ति हैं, तो बच्चे को अच्छा संस्कार दे सकते हैं। इसलिए एक सफल बच्चे को बनाने में जो है माता पिता अर्थात अभिभावक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर प्राचीन काल में जैसे गुरुओं का पाठशाला हुआ करता था, अभी तो उसी को विद्यालय के नाम से जानते हैं। इतने सुंदर भवन देखते हैं। प्राचीन काल में ये भवन नहीं होता था, इसको आश्रम बोला जाता था, गुरु आश्रम। गुरु आश्रम जो आज हम लोग बोलते हैं आचार्य दीदी जी, आचार्य पर अर्चते इति आचार्य, अर्चते इति आचार्य, जो अपने आचरण से शिक्षा दे उसे आचार्य कहते हैं। आज भी हम लोग विद्यालय में पुराने संस्कृति को लेकर के चल रहे हैं। बहुत सारे विद्यालय में टीचर्स बोलते हैं, लेकिन हम लोग के विद्यालय में आचार्य बोलते हैं। तो आचार्य शब्द जो है उसका अर्थ होता है जो अपने आचरण से शिक्षा दे उसे आचार्य कहते हैं। तो प्राचीन काल में जो बच्चों को माता पिता 5 वर्ष में जो है 5 वर्ष के बालक को विद्यालय पहुंचाते थे, सर मुंडन करते थे, पंचभूत संस्कार करते थे और उपनयन संस्कार अनिवार्य था। उसमें बालक एवं बालिकाओं को दोनों को उपनयन संस्कार किया जाता था। तत्पश्चात गुरु जी के पास वहाँ छात्रावास की व्यवस्था थी। बच्चे लोग भिक्षाटन करते थे और उससे जो द्रव्य आता था उससे शिक्षक भी उसमें भोजन करते थे और बच्चे भी भोजन करते थे। तो प्राचीन काल में जो था अभिभावक बिल्कुल 5 वर्ष की अवस्था में छोड़ देते थे और वही जो है गुरुजी शिक्षा दीक्षा उनको देते थे। जब शिक्षा दीक्षा वहां होता था और वहीं रहना है, गुरु की सेवा भी करना है, शिक्षा भी ग्रहण करना है। जब वो शिक्षित होकर के आते थे तो उन्हें अनिवार्य रूप से संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। संस्कृत की शिक्षा क्यों दी जाती थी? क्योंकि वो सुसंस्कृत हो, संस्कारित हो। क्योंकि शिक्षा के साथ अगर संस्कार ना जुड़े तो शिक्षा अधूरा हो जाता है। इसलिए
कैसी शिक्षा होनी चाहिए? सुसंस्कृत शिक्षा होनी चाहिए। और हम लोग अभिभावक को यही बताते हैं, शिक्षा तो सभी देते हैं, सभी विद्यालय शिक्षा देते हैं, लेकिन जो संस्कार युक्त शिक्षा दे, जो विद्यालय संस्कार युक्त शिक्षा दे, वही विद्यालय अच्छा है। क्योंकि संस्कार का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत पड़ता है। हम बहुत विद्वान हो गए, मेरे पास बहुत अधिक पैसा है और हम संस्कारी नहीं हैं। बड़े को कैसे बोलना चाहिए, छोटे के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, कहां पर किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, किस शब्द का चयन करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें नहीं है। हम बहुत बड़ा विद्वान हैं, तो वो सारा विद्वता क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है। संस्कृतेन संस्कृति रक्षति इति संस्कृतम्, संस्कृत से ही जो है संस्कृति की रक्षा होती है। तो पुराने समय में क्या होता था कि विद्यालयों में बच्चे को वेद की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी और बच्चे संस्कारी होते थे। और जो पढ़ लिख करके आते थे, ऐसा नहीं था कि पहले गणित नहीं था। वो जो भास्कराचार्य थे, क्या थे, पुराने वैज्ञानिक और उसी जमाने के ही थे। आर्यभट्ट उसी प्रकार के, उसी समय का ही थे। लेकिन ऐसा नहीं है, उन लोग संस्कार से युक्त शिक्षा प्राप्त करके और उन्होंने किया, इसलिए उन्हें जो है उनकी शिक्षा को सुसंस्कृत शिक्षा कहा गया। तो अभिभावक गोष्ठी में भी हम लोग को बताना है कि बच्चे को बताएं प्रातःकालीन, सबसे पहले प्रातःकाल बच्चे उठे, प्रातःकाल उठने से क्या क्या लाभ होता है। प्रातःकाल उठने से शरीर स्वस्थ रहता है, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक रूप से पूर्ण विकसित होता है बच्चा प्रातःकालीन उठने से। प्रातःकाल उठने के बाद क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले जो हमें इतना बड़ा शरीर दिए हैं, 2 हाथ दिए, पैर दिए, उन ईश्वर को जो है हमें याद करना चाहिए। उसके बाद तत्पश्चात माता पिता को नमन करना चाहिए और कहा जाता है कि अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ, हस्त दर्शन करना चाहिए। हस्त दर्शन में जो श्लोक है लिया हुआ आप लोग सभी जानते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर। अर्थात कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ के आगे भाग में लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, हाथ के बीच भाग में जो होता है, इस जगह पर सरस्वती का वास होता है। कर मूले तु गोविंद, और उसके मूल भाग अर्थात जड़ में गोविंद का वास होता है। इसलिए प्रभात काल में हमें हाथ का दर्शन करना चाहिए। ये सभी बातें जो है बच्चे को ही बताएंगे और अभिभावक गोष्ठी जब होगा उस वक्त में बताएंगे। परीक्षा परिणाम के साथ सभी चीज बताना जरूरी है, क्योंकि बच्चे अगर संस्कारी नहीं होंगे तो शिक्षा अध्ययन क्या करेंगे, उनके पास अनुशासन नहीं होगा, और जब वह अनुशासित नहीं होंगे तो विद्या अध्ययन क्या करेंगे, उनके पास फिर कुछ नहीं होगा। उसके बाद में उनका 24 घंटा का जो क्रियाकलाप है, दैनिक क्रियाकलाप, वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम आचार्यों के लिए भी होना चाहिए 24 घंटा का क्रियाकलाप कि हम क्या करते हैं, कितने देर क्या करते हैं, किस किस कार्य को हम प्रतिपादन करते हैं। अगर उसको हम क्रमबद्ध नियमित रूप से करेंगे तो हम एक सफल शिक्षक बनेंगे और हम एक सफल छात्र बनेंगे। विद्यालय आते वक्त में अभिभावक गोष्ठी में भी बताना है कि भाई विद्यालय आने वक्त में बच्चे प्रणाम करके आते हैं या नहीं। आने के बाद यहाँ अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं। उसके बाद जब जाते हैं तो उनका क्या क्रियाकलाप रहता है, कितने समय भोजन करते हैं, कितने समय पढ़ते हैं, ये सभी विषय वस्तुओं को जान करके और बच्चे का जो है हम संपूर्ण विकास कर सकते हैं। शारीरिक कितना देर करते हैं,
इस प्रकार हम बच्चे को का विषय वस्तु जो है अभिभावक के पास रखेंगे, और जब हम ऐसे विषय वस्तु रखेंगे तब एक सफल गोष्ठी कहलाएगा, और एक सफल अभिभावक, एक सफल आचार्य और विद्यालय का विकास होगा। अब विद्यालय की योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक प्रधानाचार्य का निर्देश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किस समय किस कार्य को करना चाहिए इसका निर्धारण वार्षिक कार्यक्रम को तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना एक प्रधानाचार्य का काम है। तो वो भी अपने कार्य को अगर समय समय पर करते रहे तो विद्यालय, बच्चे एवं अभिभावक सभी का विकास हो सकता है। धन्यवाद।